प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जमनालाल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली, एमए फाइनल हिस्ट्री की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो ऑनलाइन क्लासेज में मैंने आपका वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था और ऋग्वेदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के अंतर्गत था, उसमें प्रारंभ में ये बतलाने का प्रयास किया था कि ऋग्वेदिक काल के प्रारंभिक युग में वर्ण व्यवस्था जैसी कोई संस्था नहीं थी और उस समय दो ही जाति समूह थे, एक आर्य और अनार्य। जो रंग, उनकी रचना और उनका आचार विचार को लेकर के उनमें काफ़ी भेद था, अंतर था। दोनों वर्ग जो है एक दूसरे के विपरीत थे। डॉक्टर ध्रुवीय ने वैदिक इंडिया में दास और दस्यु को एक मानते हुए स्थानीय निवासी माना। आर्यों के तत्कालीन समाज में प्रारंभिक जो दो वर्ग अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय क्रमशः पुरोहित और वीर नायक की भूमिका का निर्वाह करते थे और अंतिम वर्ण वैश्य साधारण जन समूह था। वैश्य वर्ण का उल्लेख बहुत बाद में हुआ। हाँ, वैश्य शब्द का उल्लेख अवश्य मिलता है जिसका अर्थ साधारण अथवा जन समुदाय से लिया जाता था। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो उत्तरकालीन ऋचाएँ हैं, उन ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों का सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख हुआ है, जो क्रमशः विराट पुरुष के मुख, बाहु, जांघ और पैर से उनकी उत्पत्ति बताई है। सबसे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला वर्ण आता है ब्राह्मण। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। अनेक स्थलों पर ब्रह्मपुत्र, ऋतिज्व जैसे शब्द मिलते हैं। वैसे ब्रह्म का साधारण अर्थ प्रार्थना अथवा मंत्र भी है, जो आध्यात्मिकता का प्रतीक है। अतः यज्ञ, मंत्र, प्रार्थना आदि कार्यों में संलग्न वर्ग जो था वह ब्राह्मण था। तत्कालीन समाज में कर्म का आधार अधिक व्यवहारिक था। एक स्थल पर ब्राह्मण ऋषि का कथन है कि मैं कारु अर्थात मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता भिषक अर्थात वैद्य हैं और मेरी माता उपल प्रक्षणी अर्थात पत्थर की चक्की से अनाज पीसने वाली है। अपने भिन्न मत होते हुए भी हम सब यह अनुसरण करते हैं। अतः तत्कालीन समाज में कर्म का महत्व था, जन्म का नहीं। कर्म के अनुसार ही कोई ब्राह्मण हो सकता था। वशिष्ठ ब्राह्मण थे, किंतु उनके माता पिता अब्राह्मण थे। पूर्व वैदिक काल में ब्राह्मणों की यह स्थिति थी। दूसरा है क्षत्रिय वर्ण। इसका प्रयोग ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर हुआ है। उस युग में क्षत्र का अर्थ प्रायः शूरता और वीरता से लिया जाता था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में राजन्य शब्द का प्रयोग मिलता है। राजन्य वर्ग मुख्यतः युद्ध, प्रशासन और शौर्य से संबंधित था। तीसरा वर्ण पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेद में जो वर्णित है वो था वैश्य। वैश्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद की पुरुष सूक्त जैसी बाद की ऋचाओं में हुआ है। विष शब्द का प्रयोग अवश्य मिलता है जिसका अर्थ समूह से था, जैसे देवी नाम विषम अर्थात देवी शक्तियों का समूह, मानुषीणा विषम अर्थात मनुष्यों का समूह, दासी विष अर्थात दासों का समूह आदि। इस वर्ग के अंतर्गत
आर्यों का शेष जन समुदाय सम्मिलित था जो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता था। चौथा वर्ण था शूद्र। आर एस शर्मा की एक पुस्तक है शूद्राज इन एनिशेंट इंडिया में वो लिखते हैं कि शूद्र का स्थान चौथा था। ऋग्वेद में केवल एक बार 10वें मंडल अर्थात पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख हुआ है। इसे विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न मानकर इसके समाज में प्राप्त स्थान का भी स्पष्टीकरण किया गया है। निश्चय ही इसका स्तर निम्न था। यह वर्ग पारिवारिक भृत्यों और परिचारिकों का प्रतिनिधित्व करता था, अर्थात उक्त तीनों वर्णों की सेवा शुश्रूषा करना इसका कर्तव्य था। ऋग्वेदिक युग में चारों वर्णों के मध्य मित्रता और बंधुता थी, जो उनके निर्माण काल के संगठन के स्वरूप को व्यक्त करता है। जन्म का महत्व समाज में नहीं था तथा व्यवसायों को अपनाने की स्वतंत्रता थी। यानी कि ऋग्वेदिक काल में कर्म का महत्व था, जन्म का नहीं। अब आता है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, जिसमें ब्राह्मण संहिता और उपनिषदों के समय का जो समाज है उसकी चर्चा हम करेंगे। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का जो मुख्य स्थल था वो सप्त सैंधव प्रदेश था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है गंगा घाटी को पार कर गए थे और उन्होंने अपने कृषि का विस्तार भी कर लिया था। ऋग्वेदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, किंतु उसका स्वरूप उत्तर वैदिक युग में निकला था। चातुवर्ण का विकास इसी युग से प्रारंभ हुआ। इन चारों वर्णों का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। ब्राह्मण के लिए सूत का, क्षत्रियों के लिए सन का और वैश्य के लिए ऊन का यज्ञोपवीत धारण करने को कहा गया था। ब्राह्मण का महत्व इस युग में आकर के और बढ़ गया। वह अपने ज्ञान, धार्मिक कार्यों और मंत्रों के कारण प्रबल था, क्योंकि उसमें उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञों और कर्म कांडों की प्रधानता का बाहुल्य हो चुका था। उस युग में ब्राह्मण ही प्राय पुरोहित होते थे। राजसूय यज्ञ की संपन्नता बिना ब्राह्मणों के ही संभव नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के कुछ विशेषाधिकार भी थे, जैसे वेदाध्ययन करना, पौरोहित्य, दान, गुरु, दंड से मुक्ति आदि। राजा के लिए पुरोहित का रखना अनिवार्य था। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि बिना पुरोहित के राजा का अन्य देवता नहीं स्वीकार करते। उत्तर वैदिक काल में जो दूसरा वर्ग था क्षत्रिय, वो राजकुल से संबद्ध था। इस वर्ग के सदस्य युद्ध कौशल और प्रशासनिक योग्यता में अग्रणी थे। विदेह शासक जनक, प्रवाहन जवाली, अश्वपति केकई और काशी नरेश अजाशत्रु ऐसे ही विद्वान आचार्य थे। ऐसा लगता है कि उत्तर वैदिक कालीन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के दार्शनिक पक्ष को समझते हुए समानता की ओर अग्रसर होकर दार्शनिक अन्वेषण किया। वैश्य तीसरा वर्ग था और इस उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ग का बहुत कुछ विकास हो चुका था। इसे अनश्य बलीकृत कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि वैश्य वर्ग का स्थान ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के बाद था। इसका मुख्य कार्य पशुपालन और अन्न उत्पादन था। उपनिषद काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों के घनिष्ठ संबंध की कामना की गई थी। चौथा स्थान था शूद्रों का। उत्तर वैदिक काल में शूद्र का स्थान समाज में चौथा था। इसका कार्य परिचारिका वृत्ति थी। अन्य का भृत्य के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। वह यज्ञ के लिए अयोग्य था। यज्ञ स्थल पर उसकी उपस्थिति वर्जित थी। शूद्र स्त्री और आर्य पुरुष के संबंध का भी उल्लेख मिलता है, जैसे पाराशर ऋषि स्वपाक नारी से
व्यास ऋषि धीवर कन्या से, वशिष्ठ ऋषि गणिका से, कवि जाबाद चांडाल नारी से, ऋषि मदनपाल नाविक स्त्री से जन्मे थे। धन्यवाद।